अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आहान ने ऑफिस में दाखिल होते ही सबसे पहले अपना कोट उतार कर चेयर पर हैंग किया और चेयर पर बैठते आंखें बंद करता चेयर से टेक लगा गया। आहान ने एकदम से अपनी आंखें खोली थी और इस तरह अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने लब काटने लगा। अपना सेलफोन निकालकर अमल का नंबर डायल करने लगा, जो थोड़ी देर बाद उठा लिया। आहान ने इत्मीनान से सांस खारिज की थी। अमल के फ़ोन उठाने पर, जी बोलिए मिस्टर आहान। अमल की आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। आहान अमल की आवाज़ सुनकर अंदर तक पुरसुकून होते हुए अपनी आंखें बंद की थी। अमल की आवाज़ ने इसे अंदर तक पुरसुकून कर दिया था। मिस्टर आहान, आप फ़ोन पर ही हैं? अमल की आवाज़ पर आहान सीधा हुआ। जी मिस अमल, आप जानती हैं ना, आज हम कराची जा रहे हैं। आहान खुद की कैफियत पर काबू पाते हुए बोला। जी मिस्टर आहान, मैं जानती हूँ आप कराची पहुँचे, मैं आपको इधर ज्वाइन करती हूँ। कुछ देर बाद मेरी फ़्लाइट है, इंशाल्लाह मैं आपसे पहले पहुँच जाऊँगी। मीटिंग वक्त पर ही होगी। ये क्या बात हुई मिस अमल, जब हमारी मंजिल एक ही है तो हम इकट्ठे ही चलते हैं। रास्ते में बिजनेस के मुतल्लिक़ कुछ अहम बातें भी डिस्कस करनी हैं, वो भी आपसे हो जाएंगी। आहान बेताबी से अमल की बात काटता हुआ बोला। मिस्टर आहान, आपको जो भी बिजनेस के मुतल्लिक़ बात करनी है वो हम कराची पहुंचकर भी कर सकते हैं। एंड खुदा हाफिज़, मेरी फ़्लाइट का टाइम कुछ ही देर में है, मैं नहीं चाहती मैं लेट हो जाऊं। अमल ने कहते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। आहान ने गुस्से से फ़ोन को देखा, टेबल पर पटकने के अंदाज में फ़ोन फेंका। गुस्से से अपनी चेयर को पीछे धकेलकर लंबा सांस लिया। अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। आहान ने दोबारा से टेबल से फ़ोन उठाकर अमल को कॉल की थी, जो इसने अटेंड नहीं की। आहान ने गुस्से से काफ़ी दफ़ा अमल को कॉल की, जो इसने अटेंड नहीं की। आहान ने इस दफ़ा गुस्से से टेबल पर हाथ मारा, तमाम चीज़ें नीचे फेंक दी। चेयर से टेक लगाए आंखें बंद करके अपने माथे पर अपना हाथों का मुक्का बनाकर हल्का हल्का मारने लगा, जैसे खुद पर ज़ब्त कर रहा हो। आहान एकदम से चेयर से उठा और गाड़ी की चाबियां उठाए, मोबाइल कोट की पॉकेट में डाले, गुस्से से बाहर का रुख किया। आहान बहुत रैश ड्राइविंग करता हुआ होटल पहुंचा। काउंटर पर जाकर रिसेप्शन से अमल के रूम का पूछा। सॉरी सर, हम आपको नहीं बता सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। मेरा नाम आहान मलिक है। आहान ने अपना कार्ड इसे थमाते हुए अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला। मेरा इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर आहान, ये क्या तरीका है, आप इस तरह मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? अमल गुस्से से चीखी। मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा था, तुम मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बाकी के अल्फाज आहान के मुंह में ही दम तोड़ गए। आहान समसराइज होकर अमल को देखने लगा, जो ब्लैक नेटी पहने हुए थी, ब्लैक स्लीवलेस शॉर्ट शर्ट जिस पर लॉन्ग गॉन था, मगर गॉन बेहद बारीक था। कंधों पर बारीक नट लगी हुई थी। गॉन जो कि इतना बारीक था कि अमल के तमाम नशेब फराज बहुत नुमाया हो रहे थे। खुले बालों में, नीली आंखों में बेइंतहा गुस्सा लिए इसके सामने खड़ी थी। सफ़ेद सुनहरी रंगत गुस्से से सुर्ख हो रही थी। दुधियाई बाजू बारीक स्लीव्स की वजह से जगमगा रहे थे। वो अपना खूबसूरत गुलाबू सा तरोताज़ा वजूद लिए इसके सामने खड़ी आहान मलिक का दिल ज़ोरों से धड़का गई। आहान मलिक बिना पलके झपकाए बेहिस्सो हरकत इस एक मुजस्समा बना इसके सामने इसे खड़ा देख रहा था। आहान मलिक को यूं तकता पाकर अमल ने गुस्से से अपना रुख मोड़ा और अपने बालों का जूड़ा बनाकर गुस्से से बाल लपेटे थे, मगर यूं करती आहान का पूरा वजूद पसीने से। अमल की गर्दन के पीछे ज़रा नीचे दाएं कंधे के अतराफ पर तिल आहान को वाज़िया दिखाई देने लगा। इतने अरसे बाद वो तिल देखकर आहान की जान लबों पर आई थी। आहान को इतनी सर्दी के मौसम में भी पसीने छूटने लगे। आहान ने अपनी हाई नेक को गले से पकड़कर खींचा और होठों को सिकोड़ता हुआ सांस बाहर निकाला। आहान को ऑक्सीजन की मिकदार काफ़ी कम लगी थी। अमल को अपनी बैग पर आहान की नज़रों की तपश महसूस हुई तो गुस्से से रुख दोबारा आहान की तरफ पलटा। ये क्या नदीतों और बेशर्मों की तरह मुझे घूर रहे हैं? मिस्टर आहान मलिक, अमल एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली। हाय, आहान मुस्कुराया। आज तो पूरी तैयारी कर रखी है मेरी जान लेने की। वैसे तुम्हारे पास काफ़ी हथियार है, ऐसे ही एक एक अदाओ आजमाओगी तो आहान मलिक से तुम्हारी जान जल्दी छूट जाएगी। आहान ने एक झटके से इसकी कलाई थामकर अपने नज़दीक किया था। मिस्टर आहान, छोड़े मुझे, ये क्या तरीका है? एक तो मेरे कमरे में आप ज़बरदस्ती घुस आए हैं और फिर आप छोरी हरकतें करके मुझे जिच कर रहे हैं। अमल भटकते हुए बोली।
आहान ने इसे खुद के करीब किया। आहान की गर्म सांसें अमल को अपने होंठों पर महसूस हो रही थीं। आहान के हाथ भी अमल को काफ़ी गर्म महसूस हुए। अमल को अपनी कमर झुलसती हुई महसूस हुई। आहान सुर्ख आंखों में खुमार और बेइंतहा दीवानगी लिए इसे देख रहा था। अचानक ही आहान की आंखों में सुर्खी के साथ गुस्सा झलकने लगा और अमल की कमर पर आहान का असर काफ़ी सख्त हुआ। अमल ने सिसकी ली। तुम बिना पूछे इस हुलिये में दरवाज़ा कैसे खोल सकती हो अमल? आहान सर तासुर लिए अमल को घूरते हुए बोला। आहान की सुर्ख आंखें और बेइंतहा सर तासुर अमल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। मुझे लगा वेटर है, मैंने इसलिए दरवाज़ा खोला। अमल आहिस्ती से खुद को आहान के असर से छुड़वाती हुई बोली। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अकल तुम में नहीं है। तुम इस हुलिये में कैसे किसी के सामने जा सकती हो? आहान ने अपनी गिरफ्त और मजबूत करते हुए अमल पर धाड़ा। क्या हुआ मेरे हुलिये को मिस्टर हान, जो बार बार मेरे हुलिये का जिक्र कर रहे हैं? अमल दांत पीसती हुई बोली तो आहान ने एक झटके से इसे छोड़ा और इसे कलाई से पकड़कर आईने के सामने ला खड़ा किया। अमल ने नज़रें उठाकर आईने में खुद को देखा और पुश्त पर आहान को खड़े देखा, जो सख्त नज़रों से इसे देख रहा था। अमल आईने में अपना हुलिया देखकर शर्म से सुर्ख पड़ गई। अमल नज़रें झुकाते हुए आईने के सामने खड़ी थी और शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। इसे अंदाज़ा नहीं था इस वक्त इसका सरापा क्या नज़ारा पेश कर रहा है। क्या हुआ, शर्म आ रही है? शोहर के सामने शर्माया जा रहा है। ये शर्म उस वक्त कहाँ गई थी जब गैर महरम के लिए दरवाज़ा खोला था? आहान ने इसका रुख अपने सामने किया। अमल अभी भी नज़रें झुकाए खड़ी थी। इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी वो एक कदम उठा सके या आहान की आंखों में देख सके। अमल ने आहान की आंखों खुद पर महसूस करते सुर्ख होती नज़रें झुकाए अपना निचला होंठों को दांतों से काटा तो इसकी हरकत पर आहान पागल हुआ। आहान ने लंबा सांस लेकर अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। अमल ने नज़रें घुमाकर बेड को देखा जहां इसकी शाल पड़ी हुई थी। आहान ने इसकी नज़रों का ज़ाविया देख लिया। इससे पहले अमल आगे बढ़ती वो शाल उठाती, आहान ने वो शाल उठाकर अमल से दूर फेंक दी। अमल आहान की हरकत पर तिलमिलाकर रह गई। क्या बदतमीज़ी है मिस्टर आहान, मेरी शाल वापस कर दे, अमल भड़कते हुए बोली, मगर आहान को नज़र उठाकर देखने से गुरेज किया था। अमल, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें अपनी ड्रेस का ख्याल ना रहे, तुम खुद से इतनी लापरवाह हो जाओगी। मिस्टर आहान, आप कौन होते हैं यूँ मुझ पर रोब झाड़ने वाले या मुझे यूँ लेक्चर देने वाले? अपने बारे में आप क्या कहेंगे? यूँ किसी के कमरे में ज़बरदस्ती घुसाना क्या आपकी रवायत के खिलाफ नहीं? ये मैं अच्छी से जानती हूँ। अमल एक एक लफ्ज़ चबाते कांटदार लहजे में बोली। बकवास बंद करो अमल, मैं कौन नहीं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं बिना इजाज़त तुम्हारे कमरे में क्या, तुम्हारे चेंजिंग रूम में भी आ सकता हूँ, इसीलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। शौहर होने की हैसियत से तुम रोक टोक कर रहा हूँ। बीवी हो तुम मेरी, इज्जत हो मेरी। आहान मलक अमल पर गुस्से से धाड़ा। मिस्टर आहान मलक, मेरी शाल दे दें। अमल अपना गुस्सा जब्त करती हुई बोली। शाल चाहिए तुम्हें? ठीक है, दे देता हूँ। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, वो कर लूँ फिर देता हूँ। आहान अमल के पर नज़रें गाड़ते हुए बोला। अमल ने नज़रें उठाकर आहान को देखा जो बेबाकी से इसे घूर रहा था। अमल ने गुस्से से रुख फेरते हुए अपने बाल खोले जिससे इसके कमर अमल ने गुस्से से रुख फेरते हुए अपने बाल खोले थे जिससे इसकी कमर इसके खूबसूरत बालों से छुप गई थी। आहान मुस्कुराया, यूँ इसके मुसलमाना हिफाजती इक़दाम पर। माशाअल्लाह। आहान ने इसके बालों को देखते हुए बोला, कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। आहान इसके कमर तक झूलते बालों को देखकर बोला, लेंथ थोड़ी कम हो गई है मगर खूबसूरत आज भी वैसे हैं। वैसे आज भी वही कंडीशनर इस्तेमाल करती हो जिसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद थी। आहान अमल के करीब आते ही इसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए बोला। अमल आहान से दूर हुई थी। जी नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछली तमाम चीज़ें निकाल कर बाहर फेंक दी हैं, अब कोई और कंडीशनर यूज़ करती हूँ। अमल आहान की तरफ रुख करती, आंखें टपटपाती, बच्चों की तरह होंठ फैलाती, तंजिया मुस्कुराती हुई बोली तो आहान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखरी। इसकी इस अदा पर आहान जानता था ये वही कंडीशनर है जो वो पहले यूज़ करती थी। आहान इसकी खुशबू कैसे भूल सकता था, मगर इसके यूँ जताने पर आहान को हंसी बहुत आ रही थी जिसे जिसे आहान ने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। अमल इसे यूँ मुस्कुराता देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। देखिए ठीक है मिस्टर हान, मैं आपकी बात सुन लेती हूँ मगर इस टाइम यहाँ से जाएं। अमल सुर्ख चेहरे के साथ तहम्मुल से बोली। वो इस वक्त आहान को यहाँ से भेजना चाहती थी। बहुत ऑकवर्ड और शर्म महसूस कर रही थी आहान के सामने अपने हुलिये पर। आहान का यूँ देखना इसे और लज्जत महसूस करवा रहा था। आहान ने अमल की बात पर इसे गहरी नज़रों से देखा।
ٹھیک ہے، میں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنا حلیہ درست کرو اور 5 منٹ میں نیچے پارکنگ ایریا میں پہنچو۔ عمل احان کے سراپے پر گہری نظر ڈالتا سنجیدگی سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بےہودہ، بدتمیز، بے شرم انسان! احان کے جانے کے بعد عمل نے بند دروازے کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ احان نے باہر نکلتے ہوئے عمل کے خود کے لیے القابات سن لیے تھے۔ احان کے لبوں پر مسکراہٹ چھوئی۔ میری جنگلی بلی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھیگی بلی بنی کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ابھی جو بات میں اس سے کرنے والا ہوں وہ سن کر پتہ نہیں میرا کیا حال کرے گی، کیونکہ جنگلی بلی کا پاور پلے پھر سے آن ہو چکا ہے۔ خدا مجھ پر رحم کرے۔ احان خود سے بڑبڑاتا مسکراتا ہوا پارکنگ ایریا کی طرف چل دیا۔ بہت بہت شکریہ تائی جان، داور چائے کا کپ تھامتے ہوئے بولا۔ بیٹا شکریہ کی کیا بات ہے، بیٹے سے بھی بڑھ کر ہو تم میرے لیے۔ منہاس بیگم نم آنکھوں سے بولی۔ کتنا غلط سمجھا تھا میں نے تمہیں، کیا نہیں کیا تم نے۔ تم پر اپنی ممتا کی نچھاور کرنے کی بجائے تم سے نفرت کرتی رہی، دیکھو اپنی ہی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن بن گئی۔ کاش میں اس دن تمہیں جانے کے لیے نہ کہتی تو شاید عمل نارمل اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ سرفراز صاحب آج زندہ ہوتے، اگر نہ بھی ہوتے تو عمل کو دیکھ کر خوش سکون اس دنیا سے جاتے، یوں بے بسی کی موت نہ مرتے۔ منہاس بیگم آج داور کے سامنے اپنا ضبط کا پاور کھو چکی تھیں اور بے تحاشا روتے ہوئے وہ سب کچھ کہہ گئی جو پچھلے 4 سالوں سے اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھیں۔ پچھلے 4 سالوں میں اتنا کچھ کیا تھا عمل، اور اس کے لیے وہ ان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تائی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیسی باتیں لے کر بیٹھی ہیں؟ کیا آپ میری کچھ نہیں لگتی؟ میں نے آپ کو ماں سے بڑھ کر درجہ دیتا ہوں۔ تائی جان پلیز اب خود کو الزام نہ دیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ سب ہماری تقریر میں لکھا تھا۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے مگر اپنی قسمت سے نہیں۔ اگر اس دن آپ کی غلطی تھی تو میری بھی تھی۔ آپ کی باتوں کو اپنے دل پر لینے کی بجائے عمل کو اور بڑے پاپا کو اپنے اعتماد میں لیتا، ان کو بتا بھی تو سکتا تھا، مگر اس دن میں ہوش سے کام لیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تائی جان ہم سب قصوروار ہیں اپنی اپنی جگہ، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ بھگتنا عمل کو پڑا ہے۔ پلیز آپ خود کو الزام نہ دیں تائی جان، آپ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ میرے پاس آپ کے اور عمل کے علاوہ اور ہے ہی کیا، ماں باپ بچپن میں کھو دیے تھے، بڑے پاپا بھی مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں بہت ہی بد نصیب ہوں۔ بیٹا مانتے تھے مجھے، عمل سے بڑھ کر پیار کرتے تھے مجھے، اور آخری وقت میں ان کے پاس نہیں تھا، ان کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکا۔ مجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ داور سرخ آنکھوں سے ضبط کرتا ہوا بول رہا تھا۔ انہوں نے لمبا سانس لے کر داور کو دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے کارپٹ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، وہ صرف عمل کی ہی گناہ گار نہیں، اس فرشتہ صفت انسان کی بھی گناہ گار تھی۔ داور مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تم عمل کو پاکستان کیوں چھوڑ آئے ہو؟ اسے بھی اپنے ساتھ لے آتے، ہم سب اکٹھے ہی پاکستان جا سکتے تھے۔ وہ وہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہے؟ اگر امان ملک نے اسے ادھر دیکھ لیا تو؟ منہاس بیگم کے دل میں کافی دنوں سے یہی بات کھٹک رہی تھی۔ داور نے گڑبڑاتے ہوئے نظریں چرائی تھی۔ تائی جان آپ کو بتایا تو ہے، بزنس کے سلسلے میں عمل کا ادھر رکنا ضروری تھا، ویسے بھی عمل اس ٹائم اسلام آباد میں ہے، احان لاہور میں ہوتا ہے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے داور، دل میں عجیب عجیب وہم ستا رہے ہیں۔ تم ایسا کرو میری ٹکٹ بک کروا دو، مجھے عمل کے پاس جانا ہے، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ منہاس بیگم پریشانی کے عالم میں بولی۔ داور صوفے سے اٹھ کر منہاس کے پاس آیا۔ تائی جان آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات ہوتی ہے نا اس سے؟ ویسے بھی عمل اس وقت ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، آپ نہیں رہ سکیں گی ہوٹل میں۔ میرا یہاں کا کام مکمل ہو جائے تو ہم اکٹھے جائیں گے، تب تک کوئی گھر اپنے لیے آپ لوگوں کے لیے ادھر لے لوں گا، آپ فکر نہ کریں، 2-4 روز کی بات ہے۔ داور ان کو ہاتھ پکڑے تسلی دینے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا منہاس بیگم کو احان کا پتہ چلے۔ احان کو دیکھ کر منہاس بیگم کا کیا رد عمل ہوگا وہ اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے اس نے عمل کو اس سے ہر بات چھپانے کا سوچا تھا۔ عمل وائٹ پینٹ، پستہ گرین گرم شال شرٹ پہنے، بالوں کو کیچر میں مکین کیے آدھے گھنٹے بعد پارکنگ ایریا میں آئی تھی، جہاں احان گاڑی سے ٹیک لگائے بے چینی سے عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ احان نے گلاسز اتار کے غور سے عمل کو گہری نظروں سے دیکھا، جس نے اسٹالر یا شال لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ احان نے سرد سانس کھینچی، وہ جانتا تھا وہ اس کی ضد میں ایسی ڈریسنگ کرتی ہے، وہ کیا کرتا۔ وقت کے ساتھ احان عشق کے لیے شدت پسند ہوتا جا رہا تھا، وہ اس کے لیے اتنا پوسیسو ہوتا جا رہا تھا۔ عمل جین ٹاپ پہلے بھی پہنتی تھی مگر اس کے ساتھ اسٹالر ضرور لیتی تھی، مگر اب تو احان سے اس کا جین اور ٹاپ پہننا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگتی تھی، وہ اس کو چھپا کر صرف اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا،
जहाँ कोई भी इसकी अमल को ना देखे। बोलिए मिस्टर आहान। अमल आहान के पास आकर बोली, जो हमेशा की तरह इसे देखकर हिप्नोटाइज हो गया था। अमल के दांत किचकिचाकर बोलने से आहान चौंका और मुस्कुराता हुआ अमल के गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखता। आहान को वो गुस्से में काफ़ी क्यूट लगती थी। इसने अमल का ये वाला रूप कभी नहीं देखा था। गाड़ी में बैठ कर बात करते हैं। आहान के कहने पर अमल ने गुस्से से आहान को देखा था। देखिए मिस्टर आहान, मैं आपके कहने पर आपकी बात सुनने यहाँ तक आई हूँ। आपने जो भी कहना है जल्दी कहें, मेरी फ़्लाइट है, आपकी वजह से लेट हो जाऊँगी और इससे आपके करोड़ों रुपए की डील में ही फ़र्क पड़ेगा। अमल तंजिया बोली। अमल और आहान पार्किंग एरिया में खड़े थे, जहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ पार्क थी। ये बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था। आहान अमल की बात पर गाड़ी से टेक छोड़कर सीधा खड़ा हुआ। मुझे इसी सिलसिले में बात करनी है तुमसे। तुम मेरे साथ कराची जाने में क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने और तुमने एक ही मंजिल पर पहुंचना है तो यूं अलग अलग जाने का फ़ायदा? आहान तहम्मुल और नरम लहजे में अमल से गोया हुआ। मिस्टर आहान, जी आपकी गलत फहमी है। मेरी और आपकी मंजिल एक है। मेरी और आपकी मंजिल कभी एक नहीं हो सकती, ना ही हमारे रास्ते कभी एक हो सकते हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके मुझ पर एहसान कीजिए। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता मेरे लिए ये वक्त मुश्किल मत बनाए। अमल स्पाट लहजे में बोली। तो पहली दफ़ा आहान के चेहरे पर अमल की बातों से गुस्सा या तकलीफ के आसार नहीं थे, बल्कि लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। अमल ने आहान को मुस्कुराते हुए देखा तो अमल को और तप चढ़ गई। मिस्टर आहान, लगता है आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। अब मैं चलती हूँ। अमल कहते हुए जाने के लिए मुड़ी। आहान की बात पर रुकी। मान क्यों नहीं लेती कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बेतहाशा मोहब्बत करती हो, मगर कहने से डरती हो। आहान की बात पर अमल झटके से मुड़ी। मुझे लगता है मिस्टर आहान, आप नशे में हैं, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आप खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ही खुशगुमान हैं। मैं क्यों आपसे मोहब्बत करने लगी? आपने कौन सा मुझसे मजनू वाली मोहब्बत की है कि मैं आज तक आपके प्यार की दीवानी हूँ? अमल तंजिया बोली। आहान ने इसे दोनों कंधों से थामकर गाड़ी के साथ लगाया। जानना चाहती हूँ मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है? इन सब ने तो होश में रहकर मोहब्बत की थी। मैंने होश गंवाकर भी सिर्फ तुम्हें याद रखा है, हर पल तुम्हें महसूस किया है। मैंने मदहोशी के आलम में भी तुम्हें पुकारा है, होश में आने पर भी इन लबों पर सिर्फ तुम्हारा नाम था। आहान अमल की नीली आंखों में अपनी ब्राउन आंखें गाड़ता हुआ बोला। मिस्टर आहान, मुझे छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मुझे जाने दे। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए एक ही जवाब है कि मैं आपके साथ कराची नहीं जाऊंगी। अमल आहान मलक की आंखों में देखते हुए अटल लहजे में बोली। अमल, मान लो तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तभी मेरे साथ मेरे करीब रहने से कतराती हो, क्योंकि तुम डरती हो कहीं तुम्हारी आंखों में छुपा अपना अक्स न ढूंढ लूं, तुम्हारे दिल की धड़कन पर अपना नाम न सुन लूं। मिस्टर आहान, आपका दिमाग खराब हो चुका है, मुझे जाने दे। अमल ने आहान को झटके से खुद से अलग किया। आहान ने इसकी कलाई को खींचते हुए अपने बाजुओं में भरा। मेरी बात का जवाब दो। जिस रात तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, मुझे शूट क्यों नहीं किया? बोलो। मुझसे इसी रात तलाक का मुतालबा क्यों नहीं किया? इन 4 सालों में मुझसे तलाक क्यों नहीं ली? आहान ने इसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में पूछा। अब मांग रही हूँ तो आप दे नहीं रहे? अमल तड़क कर बोली। वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। खैर, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं था। मैंने पूछा 4 सालों से मेरे नाम पर क्यों बैठी रही? मुझे देखने के बाद ही क्यों याद आया तुम्हें मुझसे तलाक लेनी चाहिए? बोलो, जवाब दो। छोड़िए मिस्टर आहान, मेरे पास आपके बेबुनियादों और फजूल सवालों का जवाब नहीं। अमल खुद को आहान के आसार से छुड़वाती हुई बोली। मैं बताता हूँ अमल, तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब इसलिए नहीं क्योंकि तुम देना ही नहीं चाहती, क्योंकि अपने इस दिल की बात सुनना नहीं चाहती। और मेरे दिल की बात क्या है मिस्टर आहान? अमल गुस्से से चीखी। कम ऑन अमल, कितना छुपाओगी? तुम्हारे गुस्से में, तुम्हारी नफरत में भी मेरे लिए प्यार छुपा है। तुम मेरे साथ इसीलिए कराची नहीं जाना चाहती। आहान अमल की आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ता हुआ तंजिया लहजे में बोला। और किस लिए नहीं जाना चाहती कराची? अमल गुस्से से लाल सुर्ख होती हुई आहान मलक की आंखों में देखते हुए चीखी थी।
اسے आहान की बातें सच कर रही थी जिनका कोई वजूद ही नहीं था। क्योंकि तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी, तुम्हें मुझसे फिर से मोहब्बत हो जाएगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकोगी। मिस्टर आहान, आप पागल हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे नफरत करती हूँ, अमर चिल्लाते हुए बोली। ठीक है, साबित कर दो। क्या साबित करूँ? यही कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान अमल की आंखों में देखता हुआ इत्मीनान से बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमल आहान की बाहों में मचलते हुए बोली, मिस अमल, बातों से नहीं, मुझे अमल से साबित करके दिखाइए। आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ कराची चलें और फिर नादर एरिया चलें। वापसी पर आप अपनी इसी नफ़रत पर कायम रही तो मैं आपको छोड़ दूंगा। आहान ने अमल को खुद के और करीब करते हुए कहा। अमल ने बेयकीनी से आहान को देखा। आप सच कह रहे हैं? 100% सच, आजमाइश शर्त है। आहान अमल के कानों में सरगोशी करते हुए बोला। एक झटके से अमल को छोड़ा। अमल अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गाड़ी के दरवाजे से जा टकराई। अमल ने आहान की इस हरकत पर तिलमिलाकर आहान को घूरा, जिस पर आहान ने अपनी जिद करने वाली मुस्कुराहट से दिल के मुकाम पर हाथ रखकर हाय का साइन देकर फ्लाई किस की। अमल का दिल किया था आहान का मूंछ ले इस तरह की फजूल छछोरी हरकत पर। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आहान ने अमल के मानने पर इत्मीनान का सांस खारिज किया था। बोलो, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने पर हर शर्त मरसूद है। आग के दरिया पर भी चलने का कहोगी तो खुशी खुशी चल लूँगा। आहान ने आंख विंक करते हुए कहा। आप मेरे करीब नहीं आएंगे, मुझे छुएंगे नहीं। अमल की बात पर आहान मुस्कुराया था। अमल को करीब किया। प्यासा नदी के करीब आकर नदी से दूर कैसे रह सकता है? वो भी नदी ठंडी मीठी हो और इसकी मलकियत हो। आहान ने कहते हुए अमल के होंठों पर छूकर अपना नरम गर्म सा लमस छोड़ा। शौक सी शरारत की। आहान की जिसारत पर अमल खफत और शर्म से बेइंतहा सुर्ख पड़ गई। अमल ने घूरकर आहान मलिक को देखा, जो बेबाकी से इसके वजूद का एक्सरा किए हुए था। मिस्टर आहान, आप इंतहाई बेहुदा और बेशरम इंसान हैं। अमल सुर्ख पड़ते हुए चेहरे के साथ खराई। मिस अमल, आप अच्छी तरह जानती हैं ये बंदा ना चीज़ बहुत शर्म है। एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाइए। दिन रात बेशर्मी के मुजाहरे करते हद से गुजर कर तुम्हारे जिस्म में नहीं, तुम्हारे रूह में भी उतर जाऊंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारा नशा बनकर तुम्हारी रगों में समा जाऊंगा। फिर मुझसे मुझी को मांगोगी तुम। आहान अमल को गाड़ी से पिन करते हुए इनकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथ में ऊपर जकड़े हुए बेहद पास होते हुए इसकी गर्दन में मुंह छुपाए एक भारी गमगीन सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। अमल ने अपनी सैंडल की नोक की हील जोर से हान की टांग पर मारी। आहान बिलबिलाता हुआ पीछे हुआ था। मिस्टर हान, मुझे नशा तो नहीं हुआ, मगर आपका नशा मुझे अच्छी तरह उतारना आता है। अमल दांत पीसते हुए बोली। उफ, तुम्हारा ये वहशी जंगली रूप, तुम्हारी खतरनाक अदाएं, अब तो खुल के आएगा मज़ा प्यार करने का, क्योंकि तुम आहान मलक की टक्कर की हुई हो। मेरी शिद्दतें सह सकोगी अब तुम? आहान ने बेबाकी से आंख मारी। अमल का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। आहान मलिक के ज़ुमैनियत भरे जुमलों के अंदर छुपे मतलब को समझकर। मिस्टर आहान, आप वाकई ही इंतहाई चीप, बेहुदा, बेशर्म इंसान है। शर्म तो आपको छूकर नहीं गुजरी। मिस अमल, चलने की तैयारी करें। अभी पूरे रास्ते मुझे यही इल्काबात सुनने को मिलेंगे। आहान ने आंख विंक करते हुए कहा। इंशाअल्लाह ये मेरा आपके साथ आखिरी सफ़र होगा। अमल ने गुस्से से आहान के असार से निकलते हुए भटकते हुए बोली। आखिरी सफ़र तो मौत का सफ़र होता है, इसलिए अच्छा किया होगा एक आशिक को महबूब की बाहों में मौत आए। आहान की बात पर अमल ने दिल ही दिल में 100 बात लानत भेजकर गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गई। इसके जाने के बाद आहान ने मुस्कुराते हुए गहरा सांस फिजा में छोड़ा था। इसने जानबूझकर अमल को गुस्सा दिलाया था। वो जानता था अमल इससे अपनी बात कैसे मनवानी है। मेरी जंगली बिल्ली, उम्मीद करता हूँ ये सफ़र खुशगवार गुजरे। वापसी पर तुम्हारा जो भी फैसला हो, मगर तुम्हें मुझसे रिहाई कभी नहीं मिल सकती। जब तक आहान मलिक जिंदा है, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आहान ने आगे बढ़कर इससे बैग लिया, गाड़ी में रखा। अमल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अमल खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। आहान भी खामोशी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट की। आहान ने पास बैठे अमल पर गहरी नज़र फिर से डाली, जो खामोशी से गाड़ी में बैठी अपनी पूरी तवज्जो मोबाइल की जानब कर रखी थी। क्या ज़रूरत थी ये फजूल ड्रेसिंग करने की? आहान की संजीदा आवाज़ गाड़ी में गूंजी। अमल ने फुल स्लीव्स सिंपल लॉन्ग फ्रॉक टाइप मैक्सी पहन रखी थी, जो बेहद फिटिंग में थी, शोल्डर से थोड़ा नीचे ढलकी हुई थी।
اس میکسی میں عمل کے شولڈرز اور بیوٹی بون کی خوبصورتی بہت واضح ہو رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا میری ڈریسنگ کو؟ عمل نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے تمہاری ڈریسنگ کو کیا ہوا؟ انجان مت بنو، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم اس طرح کی ڈریسنگ مجھے چڑھانے کے لیے کرتی ہو۔ احان خود پر قابو پاتا تھا عمل سے بولا، ورنہ عمل کی ڈریسنگ سے وہ اچھا خاصا تپ چکا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے مسٹر احان ملک، یہ میری زندگی ہے، جو میں مرضی پہنوں، جو مرضی کروں۔ میں آپ کو کوئی اختیار نہیں دیتی کہ آپ یوں مجھ سے باز پرس کریں۔ دوسری بات، میری زندگی میں آپ کی ایک ذرا جتنی بھی اہمیت نہیں۔ میں آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو چڑھانے کے لیے یہ سب کرتی پھروں۔ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں۔ اختیار کی بات نہ ہی کرو عمل، تو بہتر ہوگا۔ اختیارات یا حق کسی کو سونپے نہیں جاتے، نہ ہی چھینے جاتے ہیں، نہ ہی تمہارے کہنے یا سوچنے سے میرا اختیار یا حق تم پر ختم ہو جائے گا۔ تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، ایک بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ تمہارے جسم و جان کا مالک ہوں، مجھے حق ہے میں تمہیں منع کروں ان چیزوں سے جو مجھے پسند نہیں، یا پھر وہ تمہارے لیے سوٹیبل نہیں۔ تم اس ڈریس میں مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یقین مان لو میرے دل کی دنیا ہلا چکی ہو تمہارے دلکش وجود کو دیکھ کر۔ کیسے خود پر پہرے بٹھائے ہوئے ہوں میں ہی جانتا ہوں، مگر میری نظروں میں تمہارے لیے حبس نہیں، محبت ہے، دیوانگی ہے، جنون ہے، تمہارے لیے پیاس ہے، کیونکہ یہ ایک شوہر کی نظر ہے، پاکیزہ، استحکام بھری، مگر کسی دوسری کی نظروں میں تمہارے لیے حبس ہوگی، گندگی ہوگی جو میں برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی میری غیرت اور انا یہ گوارا کرتی ہے تم یوں دوسروں کے سامنے جاؤ۔ احان نے آہستہ مگر سرد انداز میں عمل کو بہت کچھ باور کرایا تھا۔ احان، یہ مت بھولو تم مجھ سے طلاق دینے والے ہو، تو یہ باتوں کا مطلب نہیں۔ احان عمل کو احان کی باتوں سے گھبراہٹ ہونے لگی، اسے اس کا یوں حق جتانا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ کہیں احان واقعی اس کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا؟ ویسے اگر تم بار بار طلاق کی جگہ یہ بولو گی تم بیوہ ہونے والی ہو، تو یہ لفظ زیادہ اچھے لگیں گے تمہارے منہ سے۔ احان خود عزیزی انداز میں بولا۔ احان، ان سب باتوں کا کیا مقصد؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم واپسی پر مجھے چھوڑ دو گے۔ دیکھو، اگر تم نے اپنے اس وعدے سے مکرنا ہے تو ابھی بتا دو، دھوکے میں مت رکھو، کیونکہ مجھے واپسی پر حال میں تم سے طلاق چاہیے۔ عمل کی باتوں پر احان ملک کے چہرے پر کتنے سائے لہرائے تھے۔ اب تو مجھ سے یہ بات واپسی پر کرنا، جب تم یہ ڈیل پوری کر لو گی، اس سے پہلے دوبارہ مجھ سے طلاق کی بات مت کرنا۔ احان لب بھیجے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے، واپسی پر کروں گی، امید کرتی ہوں آپ اپنا یہ وعدہ ضرور وفا کریں گے، عمل سپاٹ لہجے میں کہتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی کو ایئرپورٹ کے راستے پر نہ دیکھ کر عمل حیران ہوئی۔ مسٹر احان، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ ایئرپورٹ کی طرف نہیں جاتا، ہم ایئرپورٹ پر جا نہیں رہے، احان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب ہم کراچی نہیں جا رہے؟ عمل نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کراچی ہی جا رہے ہیں، مگر بائی روڈ۔ احان کے بتانے پر عمل چیخی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا ہو گیا ہے عمل؟ میرے کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ احان کان میں انگلی ٹھوستے شرارت سے گویا ہوا۔ احان، گاڑی روکو، عمل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ احان نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ احان، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ واٹس رانگ ود یو عمل، کیوں چلا رہی ہو؟ یہ گاڑی کراچی جا کر ہی رکے گی، تمہارے چلانے یا نہ چلانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ تم اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو، احان سکون سے بولا۔ احان، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہماری بات بائی ایئر جانے کی ہوئی تھی، عمل صدمے کی کیفیت میں بولی تھی۔ ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے درمیان صرف کراچی جانے کی بات ہوئی تھی، احان تحمل سے بولا۔ احان کے اتنے اطمینان اور سکون سے عمل کو آگ لگ گئی تھی۔ حسب معمول عمل نے اپنا غصہ گاڑی کے ڈیشنگ بورڈ پر زور سے ہاتھ مار کر اتارا۔ احان مسکرایا تھا، شروع سے ہی عمل ایسے ہی کرتی تھی، جب بھی اسے احان پر غصہ ہوتا وہ مزید بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتی تو یوں ہی اپنا ہاتھ ڈیشنگ بورڈ پر زور سے مارتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ احان، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اتنی ڈھٹائی دکھا رہے ہو؟ ایلفی کی طرح مجھ سے چپک گئے ہو؟ ایلفی کی طرح مجھ سے چپک گئے ہو جیسے؟ دور رہو مجھ سے۔ عمل نے خطرناک تیوریوں کے ساتھ احان کو گھورا۔ احان نے عمل کا خوبصورت لال چہرہ آنکھوں کے راستے دل میں اتارا، اپنے لب ہونٹوں تلے دباتے۔ جو بھی تھا، احان کو بہت مزہ آ رہا تھا عمل کو یوں زچ کرنے کا، اس کا غصے سے لال ٹماٹر چہرہ احان ملک کے دل کی دھڑکن بڑھا دیتا۔ ارے میری جان، میں کہاں چپکا ہوا ہوں ایلفی کے ساتھ؟
चिपकना इसे कहते हैं माय डियर वाइफ। कभी ज़िंदगी में तुमने मुझे मौका दिया तो अनकरीब तुम मुझे देने वाली हो, तो फिर तुम्हें बताऊंगा चिपकना किसे कहते हैं। दिन रात तुम्हारे इतना करीब रहूंगा, तुम्हें अपनी सांसों में मेरी सांसों की खुशबू आएगी। एक पल के लिए तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, तुम्हारे इतने करीब रहूंगा कि हवा का एक जरा भी हमारे दरमियान से गुजर नहीं सकेगा। आहा ने होंठों पर जबान फेरते हुए बेबाकी से मैनी खेस कहते हुए अमल को और सुलगाया।